हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू इंग्लिश एंजॉय। आइए आज के इस वीडियो में सीखते हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन। सेल्फ इंट्रोडक्शन बोले तो खुद का परिचय खुद से, यानी चाहे वो जॉब इंटरव्यू के दौरान हो, किसी नए स्कूल या कॉलेज में एडमिशन के दौरान, या किसी ऐसे पार्टी में किसी फंक्शन में आप गए हैं, या कहीं भी पब्लिक प्लेस पर आप हैं और वहाँ पर आपसे पूछा जाए टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो आप अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, क्या तरीका होता है, वो सारी की सारी तरीके हम सीखेंगे इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। वीडियो थोड़ा लॉन्ग है, लेकिन यदि आप अच्छे से सीखना चाहते हैं तो लॉन्ग वीडियो देखना पड़ेगा, शॉर्ट वीडियो से काम नहीं चलेगा। तो वन बाय वन करके मैं प्रत्येक स्टेप को मैं बताने की कोशिश करूंगा, एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, और हम ये भी देखेंगे कि हमें अपने इंट्रोडक्शन के दौरान क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। ये मस्ट है, ये जानना जरूरी है, ठीक ना। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दूसरों के पास तो जरूर शेयर कर दीजिए ताकि इसका अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। चलिए, हमारा नंबर फर्स्ट स्टेप है ग्रीटिंग। ग्रीटिंग बोले तो अभिवादन, यानी जब हम किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले कुछ बोलते हैं ना, अभिवादन करते हैं, उनका ग्रीटिंग करते हैं, नमस्ते, प्रणाम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, अपने गार्डिंग करते हैं ना, तो वो चीज़ें। अच्छा, ग्रीटिंग करने के लिए दो तरीके हो सकते हैं, एक फॉर्मल होता है और दूसरा इनफॉर्मल। ठीक, इन दोनों को सीखेंगे और ये भी देखना है कि कौन सा तरीका हमें कब बोलना चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले फॉर्मल देखते हैं, उसके बाद इनफॉर्मल, दोनों तरीके को समझते हैं। फॉर्मल में यदि आप कहीं पर गए हैं या फिर किसी जॉब इंटरव्यू में गए हैं कहीं पर, तो सबसे पहले आप बोलना है गुड मॉर्निंग, टाइमिंग के अकॉर्डिंग। यदि मॉर्निंग में गए हैं तो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। अब गुड मॉर्निंग कब बोलना है, ध्यान से समझिए। ये जो गुड मॉर्निंग होता है सुबह से लेकर के 12 यानी 12 बजे के पहले पहले आप गुड मॉर्निंग बोलेंगे, और 12 बजे के बाद और 5 बजे तक। ठीक, इससे पहले पहले आप क्या बोलेंगे, गुड आफ्टरनून, और आफ्टर 5 o'clock 5 बजे के बाद आप बोलेंगे गुड इवनिंग। बात समझ में आया? अब इसके बाद आप किसके सामने हैं, यदि सर के सामने हैं तो गुड मॉर्निंग सर, अगर मैडम जी के सामने हैं तो गुड मॉर्निंग मैम या गुड मॉर्निंग मैडम। इस तरीके से बोलना है, जो भी आपके सामने है सबसे पहले उनको इस तरीके से बोलना है, गुड इवनिंग सर, ठीक ना। अच्छा, हो सकता है आपके सामने एक से अधिक लोग हों, तो उनको कैसे बोलना है। देखिए, यदि आपके सामने एक से अधिक लोग हैं तो आपको इस तरीके से बोलना है, गुड मॉर्निंग ऑल प्रेजेंट हियर, यानी सामने जो भी जितने लोग बैठे हैं इस तरीके से आप सभी को आप ग्रीटिंग विश कर सकते हैं। एक व्यक्ति है तो गुड मॉर्निंग सर, ठीक। एक से अधिक हैं, कई लोग हैं, तो गुड मॉर्निंग ऑल प्रेजेंट हियर। अब यहाँ गुड मॉर्निंग ही नहीं, जो भी टाइमिंग के अकॉर्डिंग होगा उसको बोलना है। ठीक, गुड मॉर्निंग ऑल प्रेजेंट हियर के बाद आपको बोलना है कि आई एम डिलाइटेड टू बी हियर, मतलब कि मैं यहाँ आपके सामने हूँ, इसकी मुझे बहुत खुशी है। आई एम डिलाइटेड, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। थैंक यू, उसके बाद क्या बोलना है कि थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। अब यहाँ पर इससे पहले आप गोल्डन शब्द यूज कर देंगे तो और अच्छा हो जाएगा। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, इस तरीके से बोलना है। अच्छा, एक बात और कि ये सब बोलने से पहले यदि आप किसी जॉब इंटरव्यू में गए हैं तो आपको एक काम और करना है कि सबसे पहले आप किसी भी रूम में इंटर करने से पहले, जो भी ऑफिस हो उसमें इंटर करने से पहले आपको वहाँ पर परमिशन लेना है, यानी परमिशन लेना मस्ट है। मे आई कम इन सर या फिर मे आई कमिंग मैम, जो भी हो उनके अकॉर्डिंग आपको परमिशन लेना ना भूलें। चले, तो ये तो रहा फॉर्मल तरीका आपका ग्रीटिंग करने का। कुछ इनफॉर्मल तरीके होते हैं, उनको भी सीख लेते हैं। चलिए, नंबर ये सेकंड है इनफॉर्मल, यानी अनौपचारिक। ये इनफॉर्मल क्या होता है, ये जो तरीका होता है
इसको आप किसी स्कूल में या फिर किसी ऑफिस में किसी जॉब इंटरव्यू के दौरान आप ये वाला यूज नहीं करेंगे। ये तरीका भी पहले हमने बताया ना कि हमें अपने इस इंट्रोडक्शन में ये भी सीखना है कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। तो इनफॉर्मल जो तरीका होता है ये स्पेशली आप अपने फ्रेंड्स के साथ या कुछ रिश्तेदार हों उनके साथ भी आप बोल सकते हैं, और या तो फिर किसी ऐसे शादी विवाह के फंक्शन में जो भी हों उनके साथ अपने दोस्तों के साथ बोल सकते हैं, ठीक ना। तो इनफॉर्मल तरीका है हाय, हे, हेलो, व्हाट्सअप, इस तरीके से बोलते हैं ना। तो इन सभी तरीके का यूज यानी इस तरीके का जो ग्रीटिंग होता है आप किसी ऑफिस में नहीं करेंगे, ठीक, बात याद रखिएगा। चलिए इसके बाद ग्रीटिंग के बाद नेक्स्ट नंबर है आपको नेम, यानी आपको अपना नाम बताना है। अब नाम बताने के लिए कई तरीके होते हैं, जैसे देखिए यहाँ नंबर फर्स्ट है माय नेम इज। माय नेम इज बोलने के बाद में आप यहाँ अपना नाम जो भी आपका नाम हो बोल सकते हैं। जैसे मेरा नाम राम ललन है तो मैं बोलूँगा माय नेम इज राम ललन। और उसके बाद या फिर इस तरीके से आई एम के बाद अपना नाम, या फिर ये है दिस इज के बाद भी अपना नाम लिया जाता है। आजकल तो बड़े ही ट्रेंडिंग के साथ माई सेल्फ के बाद अपना नाम बोल देते हैं, या फिर यू कैन कॉल मी। अब इन सभी प्रकार में हमें किस प्रकार कौन सा ये जो तरीका है हमें यूज करना है अपने इंट्रोडक्शन में। देखिए नंबर फर्स्ट ही है, ठीक ना। ये सबसे बेस्ट तरीका हो सकता है कि आप इस तरीके से अपना नाम बताइए कि माय नेम इज, उसके बाद आप अपना नाम ले लीजिए। या फिर आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि आई एम के बाद आप अपना नाम ले सकते हैं। और ये जो है दिस इज के बाद भी आप अपना नाम ले सकते हैं, लेकिन ध्यान से समझिए कि ये दोनों जो तरीके हैं ये फॉर्मल है। किसी आप एडमिशन के दौरान किसी स्कूल में गए हैं, किसी भी ऑफिस में, ये ध्यान से समझिए ऊपर के दो, ये जो दो तरीके हैं ऊपर के ये बेस्ट हैं। इसका यूज हम अब वहां करेंगे अगर किसी स्टेज पर हैं, ध्यान से समझिए दिस इज, ठीक ना। इसका प्रयोग किसी ऑफिस में नहीं करना है, किसी जॉब इंटरव्यू में इस तरीके से नहीं बोलना है दिस इज राम ललन बिंद, दिस इज विनय कुमार, दिस इज शिवम कुमार, इस तरीके से नहीं बोलना है, ठीक ना। इसका प्रयोग आप कहाँ पर करेंगे, जैसे आप जैसे यहाँ पर मैं YouTube वीडियो बना रहा हूँ, YouTube पर कुछ सिखा रहा हूँ, तो वहाँ पर हम कह सकते हैं, या फिर किसी ऐसे बहुत बड़े फंक्शन में हैं, स्टेज के सामने हैं, तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। तो बेस्ट होगा कि आप यही दोनों वाला यूज करिए। और ये जो नंबर 4 है, ध्यान से समझिए नंबर 4, इसको आजकल लोग काफी ट्रेंडिंग के साथ यूज कर रहे हैं, लेकिन ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। ग्रामेटिकली क्या है, ये इनकरेक्ट है। इस प्रकार का यूज न किया जाए तो ही ठीक है। बाकी यदि बोल भी देंगे तो सामने वाले पर्सन अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं, भले गलत ही क्यों ना हो, ठीक ना। और ये देखिए नंबर 5 है यू कैन कॉल मी। यू कैन कॉल मी ये तो क्या है, इस तरीके से थोड़ा बोला जाए तो अपने आप में ईगो बताता है कि काफी आप बड़े ईगो के साथ बोल रहे हैं कि यू कैन कॉल मी, ये ऐसा आप मुझे बुला सकते हैं। तो ये थोड़ा बिल्कुल ये सब असभ्यता वाली बात हो जाएगी, ठीक है। ये दोनों तरीका न यूज किया जाए। और बाकी बेस्ट यही है कि माय नेम इज या फिर आई एम। किसी स्टेज पे हैं तो आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक, अन्यथा यही दोनों बेस्ट है। चलिए नंबर 3 स्टेप में आपको बताना है स्थान यानी प्लेस। आप किस जगह से हैं, आप किस जगह से बिलोंग करते हैं, वो चीज बताना है। अब इसके भी बताने के कई तरीके होते हैं, चलिए स्टेप बाय स्टेप सभी को समझते हैं। तो देखिए स्थान बताने के लिए नंबर फर्स्ट तरीका देखिए यहाँ पे, आई बिलोंग टू मिर्जापुर। भाई मैं मिर्जापुर को हूँ इसलिए यहाँ पर मैं मिर्जापुर लिखा हूँ। आप जिस जगह से हो आप यहाँ पर अपना एड्रेस लिखेंगे। आई बिलोंग टू मिर्जापुर। यदि आप प्रयागराज से हैं तो आप बोलेंगे आई बिलोंग टू प्रयागराज, या फिर जिस जगह से हैं आप अपना एड्रेस बताएंगे। या फिर आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं आई एम फ्रॉम मिर्जापुर, आई एम फ्रॉम यूपी, आई एम फ्रॉम दिल्ली। जो भी आपका स्थान हो, जो भी आपका प्लेस हो, उस प्लेस को इस तरीके से बोलेंगे। अब देखिए आई एम फ्रॉम मिर्जापुर इटसेल्फ। ये इटसेल्फ क्या होता है, ध्यान से समझिए। ये इटसेल्फ कब अपने एड्रेस के बाद बोलते हैं, ध्यान से समझिए। यदि मान लीजिए आप कहीं इंटरव्यू देने गए हैं, मान लीजिए आप मिर्जापुर में इंटरव्यू दे रहे हैं और आप मिर्जापुर से ही हैं, देखिए
इसका मतलब से ही। ठीक, जैसे आप का इंटरव्यू मिर्जापुर में हो रहा है और तो आप इस तरीके से बताएंगे ना कि मैं मिर्जापुर से ही हूँ। ठीक, तो से ही के लिए आप इटसेल्फ लगाएंगे, आई एम फ्रॉम मिर्जापुर इटसेल्फ। ठीक, जैसे आप दिल्ली में हैं और दिल्ली में ही आपका, आप दिल्ली से हैं और दिल्ली में ही आपका इंटरव्यू हो रहा है, तो आपको बोलना होगा आई एम फ्रॉम दिल्ली इटसेल्फ, मैं दिल्ली से ही हूँ। ठीक, इस तरीके से बोलना है। और यदि आप वहां से नहीं है तो फिर इस तरीके से बोलना है कि आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम मिर्जापुर, आई एम फ्रॉम यूपी, है ना। इस तरीके से अलग अलग चीजें आप अपने स्थान के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं। और यहाँ पर देखिए नंबर 4 क्या लिखा है कि आई वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन यूपी। मेरा जो जन्म हुआ था और मेरा ब्रॉट अप यानी पालन पोषण ये यूपी में हुआ, बट आई करेंटली लिव इन दिल्ली। यदि आप का जो जन्म स्थान है उस स्थान पर यदि आप नहीं रह रहे हैं, एड्रेस इस समय चेंज हो गया है, तो आप इस तरीके से भी सेंटेंस आप बोल सकते हैं कि मेरा जन्म यहाँ हुआ था। ये क्या है कि इस प्रकार से जो आपके इंटरव्यूअर होंगे उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी जगेगी कि आप वहां से हैं, या फिर हो सकता है उस स्थान के विषय में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जा सके कि ओ आप इस जगह से हैं, या फिर उस स्थान से वो भी आप रिलेटेड हों, तो ऐसा भी बता सकते हैं। ठीक ना। और याद रखिए इटसेल्फ का प्रयोग वहां करना है जब आप का इंटरव्यू जिस जगह हो रहा है और आपका वहीं आपका प्लेस हो, वहीं आपका स्थान हो रहने का, तो वहां पे इसके लिए इटसेल्फ यूज करना है। ठीक, तो आई होप आपको ये जो स्टेप मैं बता रहा हूं आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। तो यदि समझ में आ रहा है तो आप अभी आप किस जगह से हैं वो अपना जगह का नाम और अपना नाम, जो भी तरीका मैंने बताया, अपना नाम और अपने जगह का नाम लिख करके कमेंट में बताइए आप कहाँ से हैं। चलिए नंबर नेक्स्ट स्टेप है फैमिली, यानी आपको अपने परिवार के विषय में बताना है। याद रखिए जॉब इंटरव्यू में फैमिली के विषय में पूछा जाए तो बताना है, अन्यथा नहीं बताना है। बाकी और जगह आप बता सकते हैं। शादी विवाह में तो भाई सबसे पहले तो आपके फैमिली बैकग्राउंड ही चेक करते हैं, आप क्या हैं और आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है वो जरूरी है, तो वहां पर बोल सकते हैं। बाकी जॉब इंटरव्यू में यदि आपके फैमिली बैकग्राउंड पूछा जाए तो बताना है। अब फैमिली के विषय में बताने के लिए कई तरीके होते हैं, चलिए वन बाय वन करके सभी को समझते हैं। चलिए नंबर फर्स्ट यहाँ लिखा है इन माई फैमिली, यानी मेरे परिवार में, अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स, यानी मेरे पेरेंट्स के अलावा, यानी मेरे पेरेंट्स को छोड़ करके, आई हैव एन एल्डर ब्रदर, यानी एक मेरा बड़ा भाई है, एंड अ यंगर सिस्टर, और एक छोटी बहन है। अब यहाँ पर एन एल्डर ब्रदर के स्थान पे आपके अनुसार, यानी जैसे यहाँ पर बताया गया कि एन एल्डर ब्रदर मेरे एक बड़े भाई हैं, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि अ यंगर सिस्टर एक छोटी बहन है। यहाँ पर आप अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं भाई, जो आपके फैमिली में है उसके अकॉर्डिंग आप लिखेंगे। ठीक ना, लिख करके बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। एक तो ये तरीका हो सकता है अपने फैमिली के विषय में बताने के लिए। चलिए यहाँ लिखा है देयर आर 6 मेंबर्स इन माय फैमिली इंक्लूडिंग मी, यानी मुझे मिला करके, यानी मुझे मिला करके मेरे परिवार में 6 मेंबर्स है। इस तरीके से भी कुछ बोल सकते हैं। अब यहाँ 6 मेंबर्स के स्थान पे आप अपने फैमिली के अकॉर्डिंग ये संख्या चेंज कर सकते हैं। देयर आर 7 मेंबर्स इन माय फैमिली, ठीक, मुझे मिला करके, इंक्लूडिंग मी, ये भी किसी पर सेट हो सकता है। आपके फैमिली में कौन सा सेंटेंस सेट होगा और सेंटेंस मैं बता रहा हूँ, वन बाय वन करके देखते चलिए, समझते चलिए। ठीक ना, जो भी आपके अकॉर्डिंग हो सके आप उसी को अपने माइंड में बैठाएंगे, वही लिखने की कोशिश करेंगे, वही बताने की कोशिश करेंगे। ठीक ना। चलिए फैमिली के विषय में अगला तरीका ये भी हो सकता है कि एज फार एज माई फैमिली इज कंसर्न, जहाँ तक मेरे फैमिली की बात है, वी हैव 6 मेंबर्स इन माई फैमिली, यानी मेरे परिवार में 6 मेंबर्स हैं, सभी 6 सदस्य हैं। इस तरीके से भी बोला जा सकता है। अब कौन सा सेंटेंस आपके फैमिली पर सेट हो रहा है ये आप जानेंगे। हाँ, फैमिली का ये जो सेंटेंस संख्या है, नंबर है, इसको चेंज कर देंगे तो इसमें से कोई ना कोई आपके फैमिली पर भी सेट हो जाएगा। ठीक ना। अब इसी चीज को आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि एज फॉर एज माई फैमिली इज कंसर्न्ड, जहां तक मेरे फैमिली की बात है, मेरे फैमिली में वी आर अ फैमिली ऑफ अ 6 मेंबर्स, यानी जो हमारा फैमिली है वो 6 मेंबर्स का है। ठीक, इसी चीज को आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं।
बाकी कौन सा आपके अनुसार बोलना ज़्यादा सुटेबल होगा, आप बोल करके प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे उसी का एक हैबिट बनाइए। चलिए यहाँ देखिए लिखा है आई हैव 2 ब्रदर्स, यानी मेरे 2 भाई हैं। अब यही बात आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि वी आर 3 ब्रदर्स, हम लोग 3 भाई हैं। यदि आप ऐसे कह रहे हैं कि वी हैव 2 ब्रदर्स, मेरे 2 भाई हैं, तो इसका मतलब आप यही चीज आप ऐसे भी कह सकते हैं कि हम लोग 3 भाई हैं, वी आर 3 ब्रदर्स। नेक्स्ट देखिए यहाँ लिखा है वी आर 4 सिबलिंग्स। यहाँ सिबलिंग्स का मतलब क्या होता है, भाई बहन। यानी यहाँ पे बता रहे हैं कि हम लोग 4 सिबलिंग्स हैं, यानी भाई बहन मिलाकर के हम लोग 4 लोग हैं। यहाँ पर आप अपनी संख्या चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपने फैमिली के अकॉर्डिंग, ठीक ना। जैसे फादर एंड मदर, फादर एंड मदर को हम क्या बोलते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं। उसी तरीके से ब्रदर एंड सिस्टर को बोलते हैं क्या, सिबलिंग्स। यानी हम अपने भाई बहन को मिलाकर के बोलना हो कि हम लोग इतने भाई बहन हैं, तो उसके लिए क्या यूज करना है, सिबलिंग्स यूज करेंगे। ठीक, उसके बाद क्या है कि थोड़ा फादर और मदर के विषय में भी बताना हो, तो जैसे माय फादर इज अ के बाद आप कोई भी लगा सकते हैं, माय फादर इज अ टीचर, माय फादर इज एन इंजीनियर, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। और आप इसी तरीके से फादर के स्थान पे आप मदर लिख करके अपने मदर के विषय में बता दीजिए कि आपकी माता जी क्या है। माई मदर इज अ टीचर, माई मदर इज अ डॉक्टर, माई मदर इज एन इंजीनियर, माई मदर इज, कुछ भी बोल सकते हैं आगे। तो जो भी आपकी मदर हैं या फिर आपके फादर हैं उनके विषय में भी इस तरीके से बता सकते हैं। और नंबर 5th स्टेप में आपको बताना है अपनी क्वालिफिकेशन, यानी आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई है या फिर क्या कर रहे हैं, कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं। ये इसके भी कई तरीके होते हैं, सारे के सारे तरीके स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। चलिए यहाँ नंबर फर्स्ट लिखा है कि आई एम इन क्लास 6, यानी मैं क्लास 6 में हूँ। या फिर आप इस तरीके से भी अपने क्लास के हिसाब से, जो भी आप का क्लास है उसके अकॉर्डिंग बोलना है। आई एम इन क्लास 7th स्टैंडर्ड। ध्यान से समझिए, 6 को ऐसे नहीं लिखेंगे 6, ठीक। हाँ, इसके बाद स्टैंडर्ड लिखना हो तो आप ये लगाएंगे, ठीक। आई एम इन क्लास 7th स्टैंडर्ड, यहाँ पे देखिए TH लगा दी है ना। तो और यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे, यानी इसके आगे अगर कुछ नहीं लिखना तो केवल इस तरीके से लिखना है, या फिर इस तरीके से बोलना है कि आई एम इन क्लास 6, ठीक। इस तरीके से बोलना है, इस तरीके से बोलना है तो ये गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं बोलना है। या फिर आप स्टैंडर्ड लगा करके बोल सकते हैं कि आई एम इन क्लास 7th स्टैंडर्ड। यहाँ देखिए आई एम ग्रेजुएट, यानी मैं ग्रेजुएट हूँ। या फिर आई एम पोस्ट ग्रेजुएट, आई एम पोस्ट ग्रेजुएट। या फिर आम बीटेक, अब बीटेक किस क्षेत्र में है किए है वो भी आप आगे बता सकते हैं। या फिर जैसे यहाँ लिखा गया है कि आई एम PhD इन इंग्लिश, मैं इंग्लिश से PhD हूँ। अब कहाँ से किए हैं आप उस यूनिवर्सिटी का नाम भी बता सकते हैं कि आप कौन सी कॉलेज से या किस जगह से PhD किए हैं, किस जगह से बीटेक किए हैं, किस जगह से पोस्ट ग्रेजुएट हैं, किस जगह से ग्रेजुएट हैं। उसके आगे आप अपनी संस्था का नाम भी बता सकते हैं। चलिए यहाँ लिखा है आई एम परसुइंग। परसुइंग शब्द तब यूज करते हैं जब कोई कार्य, कोई डिग्री हम कर रहे हैं, यानी कोई डिग्री हम में अभी कंप्लीट नहीं किए हैं या कोई डिग्री ले रहे हैं, उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन, मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। कहाँ से कर रहे हैं, इसके आगे वो भी लगा सकते हैं। आई एम परसुइंग पोस्ट ग्रेजुएशन, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। किस जगह से कर रहा हूँ, मर्जी आप वो भी बता सकते हैं। आई एम बीटेक, मैं बीटेक हूँ, किस क्षेत्र से, आई एम परसुइंग बीटेक, मैं बीटेक कर रहा हूँ। किस क्षेत्र से आप बीटेक कर रहे हैं वो भी बता सकते हैं। आई एम परसुइंग PhD, मैं PhD कर रहा हूँ। किस सब्जेक्ट से कर रहे हैं, इंग्लिश से कर रहे हैं, साइंस से कर रहे हैं, मैथ से कर रहे हैं, फिजिक्स से कर रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट से कर रहे हैं तो भी बताना है। कहाँ से कर रहे हैं वो भी आगे बता सकते हैं, ठीक। आई एम स्टडिंग, अब कोई पढ़ाई जारी है, अभी डिग्री आप हासिल नहीं कर पाए हैं तो आई एम परसुइंग भी बोल सकते हैं। आई एम स्टडिंग इन क्लास 7th या आई एम स्टडिंग इन क्लास 7 या 7th स्टैंडर्ड भी बोल सकते हैं। इसके बाद आगे आप अपने विद्यालय का नाम भी बोल देंगे तो और अच्छा रहेगा कि मैं फला विद्यालय से मैं ये पढ़ाई कर रहा हूँ, इस क्लास में हूँ, ठीक। अब इसी चीज को आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि आम स्टूडेंट ऑफ क्लास 7 या फिर आम स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th स्टैंडर्ड, इस तरीके से भी बोल सकते हैं। यहाँ पर भाई आप जिस क्लास में है अपने हिसाब से इसको चेंज करके बोल सकते हैं। आई हैव बैचलर्स डिग्री, जैसे आपके पास बैचलर की डिग्री है, बीटेक की डिग्री है, जो भी डिग्री है उसको जिसे आप कंप्लीट कर चुके हैं
उसको बताना तो इस तरीके से बता सकते हैं कि आई हैव बैचलर्स डिग्री, या फिर आई गॉट, यहाँ गॉट का भी प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आई हैव कंप्लीटेड, ठीक, आई हैव कंप्लीटेड माई बैचलर्स डिग्री, ठीक, ऐसे भी बोल सकते हैं कि आई हैव कंप्लीटेड माई बैचलर्स डिग्री। अब उसके बाद आप किस जगह से बैचलर डिग्री हासिल किए हैं वो आगे बोल सकते हैं। आई हैव कंप्लीटेड माई मास्टर्स डिग्री, कहाँ से मास्टर डिग्री आप हासिल किए हैं ये आगे बता सकते हैं और अच्छा रहेगा। आई गॉट भी कर सकते हैं, आई हैव कंप्लीटेड भी बोल सकते हैं, आई हैव कंप्लीटेड या फिर आई गॉट, आई हैव, इस तरीके से आप अपना डिग्री भी बता सकते हैं, जो डिग्री आपके पास है इस समय, ठीक, वो चीज़ें इस तरीके से बताइए। नेक्स्ट स्टेप यानी नंबर 6 स्टेप में आपको बताना है एडिशनल क्वालिफिकेशन, यानी आपके अंदर कुछ अलग स्किल्स है, कुछ और कुछ इन डिग्री के अलावा और कुछ हासिल किए हैं तो आप उनको बताएंगे। चलिए यहाँ पर जैसे एक एग्जांपल बताया जा रहा है कि आई हैव डन या आई हैव कंप्लीटेड, चाहे डन का प्रयोग कीजिए चाहे कंप्लीटेड, चाहे जैसे बोल सकते हैं। आई हैव डन या आई हैव कंप्लीटेड बेसिक कंप्यूटर कोर्स, मैंने बेसिक कंप्यूटर कोर्स किया है, कितने महीने का किया है, आप 6 मंथ भी लगा सकते हैं, या फिर जितने वर्ष का कंप्यूटर कोर्स किए हैं वो भी बता सकते हैं, किस वर्ष किए हैं वो भी आगे बता सकते हैं। यानी आपके अंदर जो डिग्री था, आपके पास जो डिग्री हासिल किए थे उसके अलावा भी कुछ एडिशनल कोई अलग प्रकार का अगर स्किल्स हो, डिग्री के अलावा कुछ अलग टाइप का स्किल्स हो तो आप उसको भी अपना बता सकते हैं इंटरव्यू के दौरान या कोई आपसे पूछ रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपको बताना है एक्सपीरियंस, यदि आपके पास कुछ एक्सपीरियंस हो, कोई काम करते हैं या कर चुके हैं, या कोई कार्य करने का या कहीं किसी दूसरे कंपनी में जॉब करने का कुछ एक्सपीरियंस हो तो उसको बता सकते हैं। चलिए यहाँ कुछ एक्सपीरियंस मैं लिखा हूँ, उन सभी को आपको बता रहा हूँ, और इसमें से हो सकता है कोई आपका भी एक्सपीरियंस हो, इसके अलावा भी इससे मिलता जुलता भी आपके पास एक्सपीरियंस हो सकता है। जैसे यहाँ लिखा है नंबर फर्स्ट में आई एम अ फ्रेशर। अब फ्रेशर का मतलब कि ये फ्रेशर शब्द वहाँ यूज होता है जिसके पास कोई एक्सपीरियंस ही ना हो, जैसे स्टूडेंट हो या फिर आप पहली बार इंटरव्यू देने गए हैं, पहली बार जॉब के लिए गए हैं, यानी पढ़ाई लिखाई के बाद में अपना ग्रेजुएशन या जो भी डिग्री हासिल करने के बाद में आप पहली बार जॉब के लिए गए हैं तो वहाँ पर आपके पास तो कोई एक्सपीरियंस होगा नहीं, तो ऐसे जगह पे आपको बोलना है कि आई एम अ फ्रेशर। क्या बोलना है? आई एम अ फ्रेशर। अब यहाँ नंबर सेकंड देखिए लिखा है आई हैव 2 years एक्सपीरियंस इन। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि मेरे पास 2 वर्ष का एक्सपीरियंस है, 2 years का एक्सपीरियंस है, 4 years का एक्सपीरियंस है, 5 years का एक्सपीरियंस है, जितने भी वर्ष का एक्सपीरियंस है। अब उसके बाद इन लिखा है, इन के बाद हमने खाली स्थान लिख दिया है, यानी इसके बाद आपको किस चीज में एक्सपीरियंस है, या किसी कंपनी से या कहीं मैनेजर पद पर मैनेजर का काम किया करते थे, अकाउंटिंग का काम किया करते थे, पेंटिंग का, डिजाइनिंग का, जो भी एक्सपीरियंस है वो सारी चीजें आगे आप बता सकते हैं। किस जगह से आप ये कौन सी कंपनी से आपको ये एक्सपीरियंस है वो सारी चीजें बता सकते हैं। चलिए नंबर थर्ड स्टेप में लिखा है कि आई गेट अलॉन्ग विद स्ट्रेंजर्स, यानी गेट अलॉन्ग यानी मेरा जो स्ट्रेंजर्स है, जो भी स्ट्रेंजर लोग होते हैं या फिर नए लोग होते हैं उनसे मेरा बहुत अच्छे से बैठ जाता है, यानी बहुत अच्छे से मैं उनके साथ घुल मिल जाता हूँ। ये चीज़ें यदि आप इंटरव्यू में बताएंगे तो इससे क्या होगा कि सामने वाला पर्सन जज करेगा कि हाँ आप अच्छे इंसान हैं और बहुत अच्छे तरीके से एक दूसरे से के साथ आप सेटअप हो जाते हैं। यहाँ पे नंबर फोर्थ स्टेप में लिखा है कि आई एम गोल ओरिएंटेड पर्सन। गोल ओरिएंटेड पर्सन का मतलब कि मैं जो भी काम करता हूँ पहले लक्ष्य को निर्धारित करके करता हूँ, टारगेट को देख करके करता हूँ, टारगेट को बना करके काम करता हूँ, ये भी आप बोल सकते हैं, ठीक। या और नंबर फिफ्थ में देखिए आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि आई रिप्रेजेंटेड माई कॉलेज क्रिकेट टीम। ये एक स्टूडेंट के लिए है या फिर वो स्टूडेंट हैं पहली बार जॉब इंटरव्यू के लिए गए हैं, तो इस तरीके से बोल सकते हैं कि आई रिप्रेजेंटेड माई कॉलेज क्रिकेट टीम, यानी मैं रिप्रेजेंटेड का मतलब यहाँ पे नेतृत्व किया एट नेशनल गेम, कोई नेशनल गेम था उसमें, एंड वोन गोल्ड मेडल, ठीक, और उस नेशनल गेम में गोल्ड मेडल हमने जीता।
अब इस तरीके से ये सब सारी बातें बताने से क्या होता है कि आपके अंदर एक लीडरशिप का जो क्वालिटी है वो पता चलता है। तो ये बेस्ट पॉइंट हो सकता है कि अगर ये अपनी सारी बातें इंटरव्यू में बताएं तो बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में आपको अपना हॉबी बताना है, यानी आपकी क्या रुचियां हैं। तो हॉबी बताने के लिए भी कई तरीके होते हैं, आइए वन बाय वन करके सभी को सीखते हैं। चलिए यहाँ पर मैंने आप कुछ हॉबीज लिख दिए हैं जो कि आपके भी हो सकते हैं या इसके अलावा भी आपके हो सकते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा है कि माय हॉबी इज रीडिंग बुक्स, मेरी जो हॉबी है किताबें पढ़ने की है। अब रीडिंग बुक्स, अच्छा अब किस प्रकार की किताबें पढ़ने की हॉबी है वो भी आगे बता देंगे तो और अच्छी बात होगी। यहाँ पे आप बता सकते हैं माय हॉबी इज डांसिंग, डांसिंग की हॉबी है, सिंगिंग की हॉबी है, हाँ कुकिंग की हॉबी है, प्लेइंग क्रिकेट की हॉबी है, लिसनिंग टू म्यूजिक। ध्यान से समझ, अच्छा लिसनिंग के बाद आपको टू लगाना अनिवार्य है, लिसन के बाद क्या लगाना जरूरी है, टू, बाकी सब में नहीं। लिसनिंग म्यूजिक नहीं बोलना है ना, ऐसे नहीं बोलना है कि माय हॉबी इज लिसनिंग म्यूजिक, ऐसे नहीं, लिसन के बाद टू लगता है। तो आपको इस तरीके से बोलना है कि माय हॉबी इज लिसनिंग टू म्यूजिक, इसको ध्यान रखिए, टू जरूर लगाना है। अब एक इंसान के और हॉबी हो सकते हैं, एक से अधिक भी हो सकते हैं, तो आपको इस तरीके से बोलना है माय हॉबीज आर रीडिंग बुक्स एंड प्लेइंग क्रिकेट। अब इस तरीके से आपके अलग अलग हॉबी भी हो सकते हैं, सिंगिंग एंड डांसिंग, अलग अलग प्रकार के हॉबी हो सकते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग बताएंगे। अपनी हॉबी बताने के लिए आप यहाँ पर ये भी ऐसे भी बोल सकते हैं आई लव या फिर आई एंजॉय, ठीक। आप इस तरीके से भी अपनी हॉबी बता सकते हैं कि आई लव सिंगिंग, आई लव डांसिंग, आई एंजॉय कुकिंग, आई एंजॉय प्लेइंग क्रिकेट। इस तरीके से भी आप अपनी हॉबी बता सकते हैं, या फिर माई हॉबीज इज, ठीक ना, माई हॉबी इज, इस तरीके से बता सकते हैं। जो भी आपकी हॉबी हो अपने अकॉर्डिंग कुछ न कुछ सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर जो भी आपकी हॉबी हो आप अपने अनुसार बताएंगे। तो अभी आप कमेंट में बताइए आपकी क्या हॉबी है। नेक्स्ट स्टेप में आप बताएंगे अपना गोल, यानी लक्ष्य, टारगेट। अब अपना गोल बताने के लिए भी कुछ तरीके होते हैं, चलिए उसको भी सीखते हैं। चलिए नंबर फर्स्ट, आई वांट टू बिकम, मैं बनना चाहता हूँ, उसके बाद ए या एन जो भी अगला वर्ड के हिसाब से। आई वांट टू बिकम अ टीचर, मेरा जो गोल है टीचर का है, या फिर आई वांट टू बिकम एन इंजीनियर, इस तरीके से बोल सकते हैं। इसी चीज को आप सेकंड स्टेप में इस तरीके से बोल सकते हैं, माई गोल इज टू बी अ टीचर, या फिर माई गोल इज टू बी एन इंजीनियर, इस तरीके से बोल सकते हैं। जो भी आपका अपना गोल हो इस तरीके से बोल सकते हैं। माई गोल इज टू बी क्रिकेटर, इस तरीके से भी बोल सकते हैं, मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, ये टारगेट है मेरा। तो जो भी आपका गोल हो यहाँ पे लिख करके बोलने के प्रैक्टिस करें। चलिए एक यहाँ पे नंबर थर्ड स्टेप में देखिए लिखा है कि यहाँ पे ये किस प्रकार का गोल है। कुछ लोगों का डबल गोल होता है, या फिर कई गोल होते हैं कि कुछ दिनों तक ये काम करना है, उसके बाद इस कार्य को छोड़ करके मुझे कुछ और कार्य करना है। तो इसको एक शॉर्ट टर्म गोल बोलते हैं और एक लॉन्ग टर्म गोल बोलते हैं। तो इसको देखिए यहाँ लिखा है माई शॉर्ट टर्म गोल इज, यानी मेरा कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए, अभी हाल ही में मेरा जो गोल है वो है इज टू गेट अ जॉब, एक नौकरी पाना। पहले तो किसी तरीके से मुझे एक नौकरी मिले, उसके बाद मेरा जो लॉन्ग टर्म गोल है, एंड माय लॉन्ग टर्म गोल, ठीक, मैं जिंदगी भर नौकरी नहीं करना चाहता हूँ, कुछ पल के लिए अभी हाल में ही किसी तरीके से कोई नौकरी मिले, मैं कुछ पैसे अर्निंग करूँ, उसके बाद अपने गोल को मैं चेंज करूँगा। अपना मेरा प्लान कुछ और है, लेकिन उस प्लान को सक्सेस करने के लिए कुछ अभी जॉब की जरूरत है। तो इसलिए बोला जा रहा है कि माई शॉर्ट टर्म गोल इज टू गेट अ जॉब, अभी मुझे जॉब करना है। उसके बाद क्या होगा कि माई लॉन्ग टर्म गोल इज, मेरा लॉन्ग टर्म गोल है टू बी अ बिजनेसमैन, मैं एक बहुत बड़ा सा बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, बिजनेस करना चाहता हूँ। तो कुछ लोगों का गोल इस तरीके से होता है, ऐसे भी बता सकते हैं। अब आप किस प्रकार का गोल है आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिए, अपना बताइए, अपने ढंग से प्रैक्टिस कीजिए बोल बोल करके। तो चलिए देखिए इस सेंटेंस के साथ आप अपनी वाणी को विराम देंगे। दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू सर। ठीक, लास्ट में इस तरीके से इस सेंटेंस को तो बिल्कुल रट लीजिए कि दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू सर।
जो भी सामने हो उनको लास्ट में थैंक यू बोलना है। इस तरीके से आप अपनी कंप्लीट इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, और तभी तो आप इतने देर से आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और यदि अच्छा लगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए। और यदि आप चाहते हैं कि आपके कोई भी फ्रेंड हो जो सीखना चाहते हों, जो इंग्लिश से रिलेटेड ज्ञान लेना चाहते हैं, तो ज़रूर उनके पास ये वीडियो को शेयर कर दीजिए। यदि आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं इंग्लिश से रिलेटेड नए नए वीडियो अपलोड करता रहता हूं, जो कि इंग्लिश सीखने में काफ़ी मदद करेंगे।